बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अगर ये आपको हदिया करूँ मैं हदीस, तो मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, नागवार करना चाह रहा था लफ्ज़, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि हदीस हदिया कर रहा हूँ आपको। ये आपके कानों को कैसी लगेगी कि अल्लाह के रसूल ने कहा 70 शाखें हैं ईमान की 70 शाखें। 70 से मुराद होता है ये सीगा कि इसमें बहुत सी भी अगर शाखें हों तो उनमें से एक शाख सिर्फ अगर हया हो, तो जब हया ख़त्म हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा बाकी तुम फारिग हो, फिर बाकी 69 तुम रखो अपने पास, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनका कि मुझे समझ नहीं आता कि इनका अजर रोज़े क़यामत ही जाके मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में तो ये ज़िक्र करते हुए भी शर्म आती है, हया आती है। लेकिन जब हया माशरे में से ख़त्म हो जाए और वो माशरा जो अपने आप को मुसलमान माशरा कहता हो, मदीने की रियासत बनने की कोशिश कर रहा हो और कहता हो कि जनाब हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया है, खुदा की कसम ये पूछूंगा नहीं मेहमानों से, लेकिन ये हदियतन आपके दिलों में सवाल ज़रूर उठेगा कि ये सारे जो बेहया लोग हैं, ये सारे मुजरिम मुल्ज़िम या गुनाहगार जो लोग हैं, जब ये पकड़े जाते हैं तो ये सरों पे चादरें और मुंह पे नकाब क्यों डाल लेते हैं। मैं ईमानदारी से इस बात को आज तक नहीं समझ सका कि आपको अगर खुदा का खौफ ही नहीं है तो फिर आप ये काम क्यों करते हैं। क्योंकि जब आपको मिंबर कहता था कि आप ये करें तो आपने मिंबर को मैं पाँव की नोकर की जूते की नोक पे कहूँगा तो बुरा लगेगा, मैं कहूँगा कि आपने ठोकर मार दी उसको। लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं तो ये खुदा खौफी तो नहीं है। आप कितने बड़े मुनाफिक हैं कि आप उस वक्त अपने आप को अपने गुनाह की गिल्ट के एक लाइजॉन के तौर पे आप मजहबी रंग इख्तियार करते हैं, फ़ौरन चादर आ जाती है। उस वक्त हया क्यों नहीं आती जब आप रिश्तों को पामाल कर रहे होते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम में से जितने भी लोग हैं ना, आज हमारे पास एक्चुअली कहने को है कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि हम इस बात से डरें और तौबा करें कि अल्लाह ताला तू अगर ये इम्तहान है तो हमें इम्तहान में न डालना, अगर ये अजाब है तो या अल्लाह तू हमें माफ़ कर देना। मेरे साथ आफ्ताब अहमद होंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए कुतुब ऑनलाइन में, बहुत वार्म वेलकम आपको। इलामा इमरान मुज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। शर्म नहीं आती इलामा भाई? खुदा की कसम मैं तो धस जाता हूँ जी, बिल्कुल धस जाता हूँ मैं डॉक्टर निशाबा आप मेरे साथ होंगी इंशाल्लाह, आलिया बहन आप मेरे साथ होंगी कराची से। लेकिन बात शुरू करते हैं जहांगीर खां से, जिन्होंने इस बात को हमारे लिए रिपोर्ट किया था। जहांगीर, थोड़ा सा सैको सबाक से और इस वक्त सूरत बताइएगा कि यहाँ पे मुद्दई कौन है और मुकदमा कैसे चलेगा और क्या मंतकी नतीजा निकलने का आपके ख्याल में कोई हो सकता है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, ये वाक़या गुज़िश्ता माह सांदा के इलाके में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें सब्ज़ी फ़रोश मुश्ताक को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बेसिकली ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मकतूल जो है उसका किसी के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा, इख्तलाफ या लड़ाई झगड़ा या लेन देन या कोई दरीना दुश्मनी कुछ भी नहीं था। पुलिस का ये बताना है कि मकतूल बिल्कुल मासूम था, उसका किसी के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। तो फिर आखिरी शक जो है इसके घर के अंदर की तरफ गया कि शायद इसके घर के अंदर से ही किसी ने इसकी मनसूबाबंदी की हो, और उसी में से पुलिस ने इसकी बीवी को मुश्तबा करार देकर उसके मोबाइल कॉल्स की रिकॉर्ड की जब जांच की तो ये इंकशाफ हुआ कि मकतूल मुश्ताक की बीवी आसमा जो है उसने अपने शौहर का कत्ल करवाया है, और कत्ल जो है मकतूल के सगे भतीजे कमर से करवाया, जिसकी उम्र 18 साल है। इसमें जो मुलजिम है उसकी उम्र तकरीबन कोई 37 साल के लगभग है, और मुलजिम 18-19 साल का एक लड़का है जिसने अपने चचा को जो है वो अपनी चची के कहने पर कत्ल किया है। पुलिस का ये बताना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि इन दोनों की व्हाट्सएप चैट जो थी वो लीक हुई थी। मुलजिम के किसी दोस्त ने वो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और वो कन्वर्सेशन पढ़ी और उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर इसके चचा को भिजवा दिए, जिसके बाद चचा भतीजा में इख्तलाफ हुआ, झगड़ा शुरू हो गया और इसने अपने चचा के कत्ल की मनसूबाबंदी की, जिसके लिए इसने अपने दोस्त हसन को साथ मिलाया, बाइक अरेंज की, पिस्टल अरेंज किया और सब्ज़ी फ़रोश मुश्ताक को फायरिंग करके कत्ल कर दिए। पुलिस ने मुलजिम कमर, उसकी बीवी आसमा और हसन जो कि मुआवनत खार था अपने दोस्त का, इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलजिमा आसमा जो है उसका ये कहना है कि उसने किसी प्लानिंग के तहत ये नहीं कहा था कि मेरे शौहर को कत्ल कर दो, बल्कि लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो मुलजिम ने इस औरत की तरफ इशारा करके कहा कि मैं तुम्हारे शौहर को कत्ल कर दूंगा, तो इसने आगे से गुस्से में कह दिया था कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो कत्ल कर दो। ये मुलजिमा का
पुलिस हिरासत में बयान ये है, बताइए लेकिन कि पुलिस क्या चाचे जान को, चचा जान को, चाचू को ये पता था कि उसकी बीवी और उसका जो भांजा है, भतीजा जो है, वो आपस में इन्वॉल्व है? भतीजा बिलाल साहब, इस बात का जो इल्म है वो मकतूल को व्हाट्सएप की जो कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है व्हाट्सएप पर होने वाली, उसकी चैट लीक होने पर उसका पता चला था और इसी बात पर इन दोनों में इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान मुलजिम ने थ्रेट किया था कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस पर उसने एक मनसूबाबंदी के तहत पिस्तौल अरेंज किया, बाइक अरेंज की और मुकम्मल रैकी करके अपने सगे चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा आसमा का भी कन्फेशन है, लेकिन उसका ये कहना है कि उसने कोई प्लानिंग के तहत अपने शोहर को कत्ल करने का नहीं कहा था, बल्कि लड़ाई झगड़े के दौरान गुस्से में ये बोला था कि तुम्हें अगर हिम्मत है तो तुम मेरे शोहर को कत्ल कर दो। तो इसके बाद इसमें मकतूल का जो भाई है वो मुद्दई है, लेकिन इसमें अगर ये देखा जाए कि मुलजिमा को माफ़ करने के जो चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि मकतूल का जो भाई या वालिद है वो इस केस को परसू कर रहे हैं और जो इसमें मुलजिमा है उसके साथ उनका कोई डायरेक्ट लिंक या कोई हमदर्दी इस तरह इसलिए नहीं है कि वो उनके घर की फ़र्द नहीं है, उसकी शादी होकर यहाँ पर आई थी और उनको भी इसके साथ काफ़ी इख्तलाफात थे। ये पूरी फैमिली जो है एक ही इलाके में रिहाइश पजीर है, मुलजिम रिक्शा ड्राइवर है और इनके आपस में झगड़ा जो है वो चल रहा था और ऐनी शाहिद जो हैं वो मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आँखों से होते हुए देखा है। तो इसमें ये चांसेस कम है कि मुद्दईयान की तरफ से मुलजिमा को या मुलजिम को कोई राय दे दी जाएगी, उनको माफ कर दिया जाएगा या वो। बहुत शुक्रिया आपका हुजूर अक़दस। आफ्ताब में हम पतंग उड़ाने के लिए हम शहर में जाया करते थे। सांदा जो है ये हमारे कॉलेज के पीछे जगह है, सेक्रेटेरिएट की बैक साइड पे। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहर्रम के दिनों में हमारा जाना, यहाँ पे बसंत के दिनों में जाना। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि छतों पे चढ़ के पूरा दिन ऊपर गुजारना कभी इस बात का शायबा नहीं हो सका कि आप हमसाए को झांकें भी। आपकी भी ख़वातीन ऊपर होती थी, उनकी भी ख़वातीन ऊपर होती थी, लेकिन कभी ये सिलसिले हुए नहीं थे। क्या पुलिस अब लोगों की मॉरल पुलिसिंग भी करेगी कि ये जराइम जो है, क्या वाकई पुलिस इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड है? जी, सबसे पहले मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि हमारा मुआशरा इस वक्त बहुत ज़्यादा तब्दीलियों से गुजर रहा है जी। मॉरली, सोशली ये एवोल्यूशन नहीं हो रहा, सोशल मीडिया की वजह से ये अब रेवोल्यूशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक। उस रेवोल्यूशन के नतीजे में जो क्राइम्स हैं उनकी नेचर बदल रही है, उनकी डायमेंशंस बदल रही हैं और वो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं। और उनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं है उनको रोकने की हमारे किसी के पास भी, कि करेंगे क्या? अब देखें, जिस तरह मुआशरे में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही तो उनको हैंडल करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स को उससे ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आनी चाहिए ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। पुलिस में अब चूँकि बहुत बेहतर तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता लोग आ रहे हैं, हम उस तब्दीली को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेंटली तौर पे या आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, क्या ये मेंटली तौर पे इस तरह के जराइम को गुनाह समझते हैं कि जुर्म समझ के हैंडल करते हैं? हाँ, ये बड़ा एक कानूनी लिहाज से दिलचस्प सवाल है। मैं इसमें एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक रेड लाइन मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। जुर्म और गुनाह ये दो अलहदा चीज़ें हैं। गुनाह बंदे और खुदा के दरमियान एक मामला है जिसका फैसला उस बारी ताला ने करना है, उसका पब्लिक ने फैसला नहीं करना। ठीक। जुर्म बंदे और बंदे के दरमियान या बंदे और बंदों के दरमियान है, तो इसका फैसला रियासत ने करना है। ठीक, ये क्लियर है। ठीक। अब अच्छी बात, इसमें एक और इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक भी है। वो क्या? हर जुर्म गुनाह होता है, हर गुनाह जुर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने लगता है मेंबर असले ना डेंजर जोन च आ गया। नहीं कोई ऐसी बात, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जी जी। इन दोनों को समझना इसलिए ज़रूरी, जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी हर जुर्म गुनाह नहीं होता। नहीं, हर जुर्म इसलिए गुनाह होता है कि वो जुर्म ही इसलिए होता है कि मुआशरे के किसी फ़र्द या ग्रुप के खिलाफ उसका हक ना मारा जाए। हक ना मारा जाए। जैसे अब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, लोग कहेंगे ये गुनाह नहीं है। भाई ये गुनाह है, किसी का हक मारा जा रहा है, हक मारा जा रहा है। आप अपने हक से तजावुज़ कर रहे हैं और किसी का हक मार रहे हैं। ठीक। लेकिन हर गुनाह जुर्म कैसे नहीं है? देखें, ज़रूरतमंद की मदद ना करना ठीक गुनाह है, वाह, जुर्म नहीं है। ठीक। अब जब आप सवाब का काम करते हैं तो अजर आप खुदा से लेते हैं, मुआशरे से नहीं लेते। ठीक। आप जब गुनाह करते हैं तो इसकी सज़ा आपको खुदा देगा, मुआशरे को ये हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस केस में आप देख लें,
ये गुनाह है, ये जुर्म गुनाह से शुरू हुआ, ये जुर्म गुनाह से शुरू हुआ। हाँ, चचा, चची और भतीजा, ठीक। अब ये रिश्ता क्या है? मैं ये समझता हूँ कि चची, खाला, फूफी, ये माँ की दर्जे हैं, मुख्तलिफ दर्जे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है तो खाला को देख लो, अल्लाह ताला तुम्हें वही सवाब देगा जो माँ को देखने का सवाब होता है। अब यहाँ पे एक मुहर्रमात के दरमियान रिश्ता, एक ताल्लुक गुनाह का कायम हो रहा है। लेकिन यह मैं बात अर्ज करना चाहूँगा, गुनाह पहला स्टेज है, पहला स्टेप है जुर्म की तरफ। ठीक। जब आप गुनाह भी इस तरह करेंगे बेफिक्र होके तो आप जुराइम में जल्द दाखिल हो जाएंगे। ठीक। जब वो पब्लिक हो गया तो वो जुर्म बन गया। अब वो गुनाह था, अब वो जुर्म में तब्दील हो गया। अब वहाँ पे रियासत जो है अपना एक्शन करेगी, अब पुलिस भी आएगी, अदालतें भी आएगी। बात तो बड़ी आला हो गई। सिर्फ इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने फरमाया कि हर, यानी यूँ इसे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि गुनाह का ताल्लुक बंदे और खुदा के दरमियान है, और जुर्म जो है उसका ताल्लुक कानून के साथ है, जो रियासत का कानून है। तो हर गुनाह जो है ज़रूरी नहीं कि जुर्म हो, और हर जुर्म भी ज़रूरी नहीं कि गुनाह हो। उसकी वजह यह है कि कानून जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स होती हैं, कवानीन में के अंदर फ्लॉज होते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज भी होता है, उसके खिलाफ बात भी होती है कि ये कानून जो बना था इसमें बहुत से लोगों गुनाह के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता कि हमने इस गुनाह को मानते, उसके खिलाफ हाँ उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ ये। बाकी बहुत खूबसूरत बात बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बयान की है। ये एक मैं सर, ये जो माशरा है जिसमें के चची के साथ ताल्लुक है, अब इसमें महरम ना महरम को छोड़ दें, वो बहरहाल एक औरत जो घर में बड़ी है, चाचा जो है वो बाप है, उसकी बीवी जो है वो आपकी माँ होनी चाहिए। जब ये ताल्लुकात पैदा होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये माशरा जो है ये किसी सूरत, किसी तरह से, किसी ज़िंदगी की उम्र में अगर इस चीज़ को अपने अंदर इंडल्ज कर ले, इन्वॉल्व कर ले, तो ये रियासत मदीना होगी, ये उम्मत मोहम्मदी, ये ठीक है। फिर देखिए बिलाल भाई, मैं अर्ज़ करूं कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जबिल्लत से है। जबिल्लत से जिन चीज़ों का ताल्लुक होता है सबसे ज़्यादा वो कॉज बनती हैं जुर्म का भी और गुनाह का भी। ठीक। उसमें आपकी भूख है, आपकी प्यास है, और जो सेक्सुअल नीड है, ये दो चीज़ें हो गई, ये नफ्सियात है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आमादा करने की सलाहियत रखती हैं आपको जुर्म। तो हराम जायज़ होना चाहिए फिर, क्योंकि भूख लगती है मुझे। जायज़ नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, अगर किसी बंदे की तरबियत में इस तरफ तवज्जो नहीं की गई कि इन दो चीज़ों का मायार वालिदैन भाईजान, ये तरबियत किस जगह पर होनी है? घरों में जी। कहाँ पे, किस वक्त? मतलब बिठा के क्या कहें कि चाची के साथ रिश्ते ना रखो, ये बताएं? नहीं कहना जी, बिठा के नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम तरबियत का ताल्लुक जो है ना वो समझते हैं ज़बान से है कि बताना है, बताना नहीं है, करके दिखाना है। कैसे इसकी तरबियत मुझे बताएं, कैसे कोई कर सकता है कि चाची मामी ताई के साथ ना ताल्लुकात रखना? भाई मैं अर्ज करता हूँ, ये तरबियत है। ये जो रिश्ते हैं, जैसे चची की बात है, या ममानी की बात है, या फुफ्फो की बात है, या खाला की बात है, इन रिश्तों का तकद्दुस जो है अगर घरों में मौजूद है, यानी बाप ने शो किया अपने कैरेक्टर से कि इन रिश्तों का एक तकद्दुस है, तो बच्चे जो हैं उनका ज़हनी उस तरफ नहीं जाएगा। मैं निशाबा को शामिल कर लूँ। डॉक्टर निशाबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निशाबा, ये आपने सारी बात सुनी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये हम ये सारी बात कहते थे जी तरबियत नहीं हुई तो माँ बाप का कसूर है, और मुझे ये बताएं वो कौन सा वक्त होता है, वो कौन सा क्लास होता है, वो कौन सा स्कूल है जहाँ बैठ के ये बताना है मैंने अपने बेटे को या अपनी बेटी को कि ये चाचे के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकती तुम, ये तुम अपनी पुप्पी के साथ नहीं रख सकती, ये बताना है मैंने बैठ के, तो मुझे बताएं, फिर मैं शुरू करूँ। और उम्र का भी बता दें कि ये 3 साल से शुरू करना है कि 5 साल से शुरू करना है। ये कैसी कौम बन रही है जो इन रिश्तों का तकद्दुस नहीं कर सकती? भाई मैं जिस नस्ल से बिलोंग करता हूं वहां तो जो मेरे मोहल्ले में झाड़ू देने के लिए खातून आती है उस पे भी इशफाक अहमद ने ये कहा कि ये तुम्हारी मां जैसी है क्योंकि ये तुम्हारा कूड़ा साफ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया बिलाल भाई आपके मदद करने का। आप जी भाई, ऐसा है कि अब अल्फाज भी बाज़ औक़ात साथ दे देते हैं, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट की कंसिस्टेंसी चाहूँगी इस मामले के ऊपर बात करने के लिए। जबिल्लत की बात कर रहे थे मौलाना साहब, जबिल्लत के अंदर जो मैज़लो की इन्होंने हायरकी में से टॉप बताई, जैसे आपकी लाइफ थ्रेट के बाद जो इंसान के लिए ड्राइव्स के अंदर बिल्कुल सेक्स, हंगर
एंड थर्स्ट ड्राइव है, ये ज़रूरत है, ये आपको साइंस बता रही है, ये आपको रिसर्च बता रही है। उसके बाद आपको मोहब्बत चाहिए प्राइमरी ग्रुप की, उसके बाद कहते हैं खुद ही या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो कहता है भाई ये सारी चीज़ें पूरी करोगे तो तब पहुंचोगे अपनी ज़ात की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। मगर जैसे अभी आपने कहा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगी, दीन, रोज़ा, जैसे भूख की आपने बात की, आप भूखे रहते हैं मगर रोज़ा जिस वक्त आपको सब्र देता है, इसकी तरबियत दीन ने हमें बता दी कि रोज़ा रखोगे, बेशक हंगर ड्राइव है, थर्स्ट है, भूख और प्यास, उसमें सेक्स भी एक ड्राइव है, हम उसके लिए रोज़ा ट्रेनिंग देता है। रोज़े में तो हलाल भी आप पे बंद हो जाता है ना, यहाँ पे तो हराम आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता इस माशरे में। तो मेरे ख्याल में ये मामला इससे ज्यादा संजीदा होगा। इसको मैज़लो से और फ्रॉइड से आगे निकल के किसी की जिम्मेदारी होगी कि हमें बताए कि महरम और गैर महरम रिश्तों में अब कैसे हमने फर्क करना है। भाई मुझे जरा इसको देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ। बचपन में सर्दियों के अंदर लिहाफ के अंदर बैठे हैं, बहन भाई कजन्स भी आ गए हैं और मूंगफलियां खा के टीवी देख रहे हैं। वालदा ने कहा एक लिहाफ में नहीं बैठ सकते, नहीं भाई बहन के साथ नहीं बैठ सकता, वालिद के आगे दुपट्टा कवर करना है, हाथ रखो चाचा ताए को मिलो दरमियान में। खिड़कियां, आपने कहा हम छत पर जाते थे बसंत में, अभी भाई उस वक्त छत पे जाना पड़ता था, उस वक्त खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे, अब तो खिड़की हाथ में है। सिर्फ आपके हाथ में कम्युनिकेशन बढ़ गया। आपने जो दीन और इस्लामियात और जो तालीम थी, वो कूड़े की मिसाल हमें मिलती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो बुढ़िया की किताब में इस्लामियात होती थी। कुरान पाक ये कानून 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 कानून, कौन सा कानून? कानून की किताब का मतलब भी पता है किसी को? तस्बीहात जो कर रहे हैं पता भी है कि वो उसका मतलब क्या है? आप जो किताब बेसिक कानून की है उसका किसी को मतलब भी पता है? हमने तो सिर्फ उसको एक अदब के लिए और चूमने के लिए और कस्में उठाने के लिए। मेरे साथ रहिएगा, मैं आलिया बहन को भी शामिल करूँ। आलिया बहन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ आप सारे भी ना डरपोक किस्म के लोग हैं, क्योंकि आप लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि 36 साल की एक औरत जो है वो 18 साल के लड़के को कैसे इजाजत दे रही है कि तुम एक हद को मेरे साथ पार करो। यहाँ पे किसी की जुर्रत क्यों नहीं हो रही कि वो ये बताए कि घर की माँ को अपना किरदार और अपना कद जो है वो बराबर का और पूरा रखना है। 18 साल का बच्चा तो माइनर कोर्ट के सामने भी जाएगा, साबित ही नहीं होगा कि क्या ड्रामा हुआ क्या नहीं हुआ। अब मकतूल जो है वो भी माफ कर देंगे, किसी ने मुकदमे को फॉलो नहीं करना। यहाँ पे औरत का किरदार आपको जवाल पजीर नजर आ रहा है या आपको वो ठीक नजर आ रहा है? फिर मसाले हम देना शुरू कर देते हैं तारीख में से निकाल के औरतों की। बिलाल भाई, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। दुनिया कहती थी हमारे पास दौलत है, ताकत है, तरक्की है, और पाकिस्तान फख्र से ये कहता था कि मेरे पास माँ है। आज हम अपनी कौम की अजीम माओं को ढूंढ रहे हैं। अच्छी औरत ने पूरे माशरे को संभाला हुआ था। माशरा बनाना मर्द के बस की बात ही नहीं, ये इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम है। आलिया बहन एक सेकंड ठहरिएगा, ये जो दरमियान में फिल्म चल रही है ना, इसी मुबैना मुल्जिमा की चल रही है, उसने पूरा अबा पहना हुआ है, दुपट्टा पहना हुआ है, हिजाब लिया हुआ है, निकाब किया हुआ है। मैं कैसे इसके ऊपर उंगली रखूं? अगली 8 मार्च को मेरी क्लास हो जानी है। इंशाल्लाह नहीं होगी क्लास, क्योंकि ये औरत खुद ही साबित कर देगी कि अबाया पहन लेने से दिल पाक साफ नहीं हो जाता। और औरत के लिए मैं ये जानती हूँ, औरत तेरे रूप हजार किस किस को बतलाऊं मैं, जहां मैं देखूं तू ही तू है और किसे दिखलाऊं मैं। जलती शमा की मानिंद तू रोशनी को फैलाए और कहीं तेरी ही वजह से घरों को जलता देखूं मैं। ये औरत घर बना भी सकती है, घर बर्बाद भी कर सकती है। बड़ी बात सलाहियत होती है। अच्छी औरत का फायदा उठाना चाहिए और बुरी औरत से डरना चाहिए। मैंने कहा ना, माशरा सिर्फ अच्छी औरत बना सकती है, लेकिन उसमें फिर मर्दों को साथ देना होगा, उनकी इज्जत। आलिया, मुझे एक जुमले में बताइएगा, ईमानदारी की बात है, हम एक उम्र में हैं, औलादें जवान हो रही हैं, हमारे कंधों पे आ रही हैं, बेटे बेटियां, मेरी जिम्मेदारी है इस माशरे की सारी। मुझे बताइए कि मैं इस माशरे में अपने बच्चे से या अपनी बच्ची से ये मैं कैसे बात डिस्कस कर सकता हूं कि एक 36-40 साल की औरत 18 साल के लड़के के साथ ताल्लुकात है और रिश्ते में वो उसकी चाची है। यहां पे क्या औरत के चाची होने पे कोई कमाल नहीं है? यहां पे उस चाचे के ऊपर कि उसको पता है मेरी बेगम जो है वो शामिल है, कोई कमाल नहीं है?
बिलाल भाई, जब ये कहानियां किसी घर में चलती हैं, यकीन जानिएगा सबको पता होता है, चाचा, घर वाले, रहने वाले, मोहल्ले वाले, खानदान वाले, सबको पता होता है। बुराई इतनी आम हो गई है कि हम सब आलिया, मैं वक्फे पे जाऊंगा। अगर सबको पता होता है तो फिर इसका मतलब जो है वो इज्तमाई तौर पे इस गुनाह में शामिल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेहयाई में तो शामिल जरूर है। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़माना जो है ना, ये बदल रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये ज़माना बदल रहा है। और इसमें मैं तो हाथ बांध के आपसे कह रहा हूँ, पहले मैं हाथ बांध लूँ फिर आपसे अर्ज़ करता हूँ, और ये मैं बात बिल्कुल आपको सच्ची कह रहा हूँ। परसों कुछ ख़वातीन जो है वो कुछ मशवरे के लिए तशरीफ़ लाई घर में, तो उनमें एक अधेर उम्र जो खातून थी, उसने मुझे सबके सामने झुक के खामोशी से कान में जैसे बात करने के अंदाज से कहा कि हम ज़रा अलग किसी और जगह बैठ के अलग से बात ना कर लें। मैंने कहा बीबी, आप यहाँ सबके सामने बात करें, नहीं कर सकती तो आप जाएं, लेकिन मैं पब्लिकली बैठूंगा। उसके बाद उसने मुझे तकरीबन 1.5 फुट की SMS की, जो बिल्कुल तबर्रों से और बर्रों से और गालियों से भरी हुई थी कि मैं आपके घर आई तो आपने मेरी इज्जत नहीं की। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ तनहा बैठने में उसकी इज्जत थी या पब्लिकली बैठ के अपनी इज्जत बचाना जो था वो मुझे ज़्यादा महफूज करता था। आफ्ताब साहब, मुझे ईमानदारी से बताइए, बीइंग अ फादर टू ऑल द फोर्सेस दैट यू हैव, जी, तरबियत आखिर करनी किसने है? कोई ये फैसला हो सकता है? मैं इसमें सवाल पे एक छोटा सा एक ऐड करूँगा कि तरबियत करने का हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि भाषण देना तरबियत है। लेक्चर देना बिल्कुल नहीं। आपका बेटा वही करेगा जो आपको करते हुए देखेगा। एब्सोल्युटली ट्रू। जो आप कह रहे हैं वो इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा। मैं जो करते देखेगा वो करेगा। मैं अपने बच्चों का बाप हूँ, मैंने उनकी तरबियत की है, और मैं हैरान होता था कि बेटा मेरी बात पे ध्यान नहीं देता था, जो मैं कर रहा होता था वो बड़े गौर से देखता था। अब मैं SP हूँ तो मैं अपनी डिवीजन की फोर्स के लिए बाप की हैसियत रखता हूँ। तकरीरें जो मर्जी कर लें, मैं जो मर्जी कर लूँ, लेकिन मेरा जवान वही करेगा जो मुझे करता हुआ देखा। अगर मैं किसी को गाली दे के बात कर रहा हूँ या मैं अपने जवान को गाली देता हूँ तो मैं उसकी तरबियत कर रहा हूँ कि गाली देते हैं। और जब मैं उससे प्यार से बात करके उसको कहूँगा कि बेटा मेरे जैसी यूनिफॉर्म पहनो, हाँ, ये सबसे बेहतर तरबियत है। वालिदैन को ये समझना चाहिए कि हर बात वो पुलिस पे और मुआशरे पे डाल देते हैं। भाई, अगर आपका बच्चा नाफरमान और नालायक है तो सबसे पहले बाप जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक। अगर बच्ची में कोई खराबी है तो माँ जिम्मेदार है। बच्चे कभी बुरे नहीं होते। आपकी इस बात के बाद ना जी करता है कि दोनों हाथ में उठाऊं और दुआ करूं कि आप गलत हों, क्योंकि अगर आप अशारिया 0.1% भी ठीक है ना, तो इसका मतलब कि फिर हमारा अपना बेड़ा गर्क हुआ है सर। हम बकवास, माफी के साथ, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, करते वो हैं जो कि हम नहीं कहते। हकीकत है, वो मेंबर भी यही कर रहा है, स्कूल भी यही कर रहे हैं, माँ बाप भी यही कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास बोलने को, साइको एनालिसिस करने के लिए जो है ना, वो शायद सारी चीज़ें हैं। अगर किरदार नज़र सही आ रहा हो ना, तो ये जो बात दोनों हमारी बहनें कर रही है ना कि हमें किरदार सिखाना चाहिए था, नहीं, वो सीखा सिखाया निकल आता, फिर हमें तकरीरें ना करनी पड़ती। मुझे पता होता कि मेरा मौलवी भी इतना ईमानदार है जितना मैं ईमानदार हूँ, मेरा बाप भी उतना ईमानदार है जितना मैं ईमानदार हूँ, मेरी माँ भी उतनी शरीफ, मेरा बाप उतना ही शरीफ है जितनी मेरी चाची और खाला शरीफ है। जब आपने रोल मॉडल्स रख दिए इतने बेहया, तो उसके बाद फिर अगर ईरान, इराक या सऊदी अरब की तरह आपने मॉरल पुलिस बनानी शुरू कर दी, फिर आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी कि जनाब ये अब कवानीन भी शामिल होंगे। कहीं चैन नहीं है हमें। इत्तेफाक से चूंकि खातून की बात हो रही है और आज दिन भी जो है सैयदा का, जनाब सैयदा आलमियान की शहादत का दिन है, और जो मायार हया का बीबी ने बताया है, मैं उसके लिए एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ। बिलाल भाई, मसला ये है कि तरबियत का फुकदान नहीं है, तरबियत मौजूद है, तरबियत मौसर नहीं हो पा रही। क्यों? उसकी रीज़न है, आपके पास तालीम मौजूद होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ तालीम मौसर हो रही है और कहाँ तालीम मौसर नहीं हो रहा है। कुरान मौजूद है, कुरान मौसर नहीं हो रहा है, मौसर नहीं हो, हदीस मौजूद है, हिदायत मौजूद है, मौसर नहीं हो रही है। उसकी वजह बताता हूँ, यही रीजन है जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है, जो गुनाह से जुर्म की तरफ ये लोग चले। अच्छा, लाइन कैसी दी आफ्ताब ने? वैसे बहुत अच्छी लाइन दी, खूबसूरत बात है। चूंकि अब पुलिस का काम तो उस वक्त शुरू होगा ना जब एक जुर्म हो जाएगा, उससे पहले तो नहीं रोक सकते, पहले इंटरवीन तो नहीं, घर घर जाके तो नहीं कहेंगे आपके घर ये चल रहा है, आपके घर ये चल रहा है।
मामला ये है बिलाल भाई, जो तरबियत मौसर नहीं हो पा रही, तालीम मौसर नहीं हो पा रही, जो हिदायत मौसर नहीं हो पा रही, अगर हिदायत मौसर हो पा रही होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो सारे इंसान ही ईमान ले आते ना जी। उनसे बेहतर हिदायत कौन करेगा। मौसर होने में दो चीज़ें हैं, एक वो जो तबलीग कर रहा है, एक वो जो हिदायत कर रहा है या तरबियत कर रहा है, एक वो जो तरबियत ले रहा है। एक ही घर में 5 बच्चे हैं, वही माँ है, वही कैरेक्टर है, वही बाप है, वही किरदार है, तरबियत के तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन 5 में से 2 बच्चे उसे एक्सेप्टेंस देते हैं, 3 बच्चे जो हैं जिबिली एतबार से, फितरी एतबार से, जेनेटिक मेकअप उनका इस तरह का है कि वो उसके अगेंस्ट सोचते हैं और दूर चले जाते हैं। घर वही है, उसी घर से सुसाइड अटैकर निकलता है, उसी घर से दीन की खिदमत करने वाला निकलता है, उसी घर से बाहया औरत निकलती है, उसी घर से एक ऐसी औरत निकलती है जो औरत के दामन पे धब्बा है। मैं नुशाबा की तरफ जाऊंगा, लेकिन सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपकी बात सच है तो एक घर से हसन और हुसैन निकल रहे हैं, उसी खानदान से हजरत बिलाल हबशी भी निकल रहे हैं, वहीं से हजरत अनस भी निकल रहे हैं। आपको कायनात में ही घर मिलेगा बिलाल भाई। हाय ये आप ना जुमला कहते तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। नुशाबा, बात यह है कि हदायत तो मौजूद है, किताबों में भी मौजूद है और जुबानों पे भी मौजूद है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अब क्या मतलब अब क्या करना है? एक और कोई डिपार्टमेंट बना दे हुकूमत इस पे कि अप्लाई करें, मॉरल एप्लीकेशन करें? मेरे ख्याल में मैं भाई वो फैक्ट्री माँ है ना, माँ फैक्ट्री है बच्चा पैदा करने में। अगर हम अभी बात कर रहे हैं इस बाग क्या, जो दुनिया का ये जो बाग है, इसके अंदर अभी हम दरख्तों और पौधों की बात कर रहे हैं, फूलों की बात कर रहे हैं, बीज के ऊपर बात कर लेते हैं। बीज, सीड, बीज करेले का है, सेब का है, आप खुद जो बीज हैं जो बोएंगे, जैसे भाई ने कहा काटेंगे, वही तरबियत बाप करेगा पैदाइश के बाद। माँ क्या करेगी जब उसको पता चला है कि वो बीज। मैं ये बात इसलिए बड़े वसूख से कह रही हूँ भाई कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ये तजर्बा कि अल्लाह ने मेरे से, अल्लाह मियाँ की मुझे ब्लेस किया कि मैं उसकी मखलूक पैदा करूँ। बचपन ना था, इतना इल्म नहीं था, लेकिन वालिद की बेटी थी तो एक अल्लाह की मखलूक जब पैदा की, रोज़े में पाबंद नहीं थी तो कोशिश की कि उस दौरान रोज़ा रखूँ, कोशिश की कुरान पाक ऊंची आवाज़ में सुनाऊँ, कोशिश की सूरह मरियम, सूरह यासीन। लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो सर में सफ़ेद बाल और दाढ़ी था। आज मुझे बच्चों को कहना नहीं पड़ा रोज़े रखो। मेरी जो कमियां थी मुझसे, जो मुझ में भी थी, कोशिश की कि वो जो ड्यूरेशन था उसमें एक अच्छी अल्लाह की मखलूक पैदा करूं। उसका करम बड़ा ज़रूरी है, दुआ उस तदबीर के साथ, उस जब आप बीज बोते हैं तो ज़रूरी है। ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का बड़ा अदना सा, मैं कहती हूँ टेस्ट है, इम्तिहान है औलाद। अल्लाह ने कहा है औलाद और पैसे से आजमाइश करूँगा, मगर उस बीज को बनाने के लिए माँ का किरदार, ये बातें मुझे किताबों ने नहीं बताई, साइकोलॉजी सारी मदर। आपने जो बात की मैं वक्त पे जाऊंगा, लेकिन ये जो बीज वाली आपने बात की ना, यही आलिया के पास लेकर जाऊंगा, के सामने रखूंगा। इस बीज के लिए रिज़्क़ हलाल होना कितना ज़रूरी है। इस बीज को अगर मैं दूसरा नाम दूँ ना तो वो होगा नुतफ़ा। अगर आपका रिज़्क़ हलाल नहीं है तो नुतफ़ा हलाल कैसे हो सकता है? वापस आके बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहा हूँ। आलिया, ये जब बातें हम करते हैं ना कि हलाल रिज़्क़ और हलाल नुतफ़ा होगा, ये सारी बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, करने में भी अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए, अब मैं इकबाल दुनिया में 70-80 साल से तो पैदा नहीं कर सका। मैं इसलिए नहीं पैदा इकबाल कर सका क्योंकि मैं इमाम बीबी नहीं पैदा कर सका। मैं इसलिए इमाम बीबी को इस माशरे में ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उस जैसा उसका शौहर जो था इकबाल का बाप, मैं वैसा आदमी नहीं पैदा कर सका। अब जब वो लोग आने ही बंद हो गए तो मैं लोगों से कहूं कि हलाल हराम में फर्क करें, मैं तो सूद और बेसूद बेकारी के ऊपर किसी को कहूं तो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हलाल हराम किसको कहूं? एक आदमी किसी ऐसी डिपार्टमेंट में काम करता था ना जहां शायबा होता था रिश्वत का, लोग मोहल्ले में उसके साथ मुलाकात करते हुए घबराते थे। आज आप अपने हाथ से, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूं और आफ्ताब को गवाह बना के कह रहा हूं, एक अफसर ने सड़क के ऊपर खड़े होके माल रोड पे 500 रुपया लिया तो दूसरे अफसर ने उसका बाजू पकड़ा जो कि उससे बहुत सीनियर था। उसने कहा तुम्हें पता है, पहचाना है तुमने मुझे, कौन हूं मैं? उन्होंने कहा सर मैं पहचानिया तुसी ओ। तो कहता है तू ये क्या कर रहा है? कहता सर तुसी भी तो 3.5 करोड़ का घर बनाया है। अब मैं इस बात पे इतना शर्मिंदा हूं कि इस बात को 15 साल हो गया मैं नहीं भूल सका। मैं जब माल रोड से गुजरता हूं मुझे वो दोनों लोग याद आते हैं। अब ये बातें कहना आसान है आलिया,
लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है सऊदी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और वो जो पुलिस उन्होंने बुलाई हुई थी ना, मॉरल पुलिस जो कहते थे, जिसके सारी दुनिया खिलाफ खड़ी थी, फिर वही करें और वो लोगों को चेक करती फिरे, घरों में घुस घुस के देखे ये कौन हलाल कर रहा है और कौन हराम कर रहा है। आलिया। बिलाल भाई, हर हराम काम को हमने उससे पहले एक लफ्ज लगा लिया हलाल, वजाहत आप कर चुके, लेकिन हलाल लफ्ज लगा देने से हराम हलाल हो नहीं जाएगा। और तो ये कह देना कि अगर हलाल नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, सब यही कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि वो बदतरीन दौर आएगा जब इंसानों का मकसद इनका पेट होगा, दौलत इनकी इज्जत होगी, औरत इनका किबला होगा और रुपया पैसा इनका दीन होगा। इस सदी के आगाज से मैंने बहुत तेजी से सारे काम यहाँ पर होते हुए देख लिए। अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं, अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे आमाल बन जाते हैं, आमाल किरदार और किरदार पहचान बन जाती है। लेकिन इन सारे फलसफों को कोई इसलिए नहीं मानता, और मैं अब जाती तौर पे भी तकलीफ में हूँ क्योंकि आपने जिस औरत का केस सामने रखा है इसकी उम्र तो 35 साल है। मैं जिन बच्चियों को लेकर बैठी हूँ पिछले महीने, उनकी उम्रें 18-19 साल। अपने मियाओं को कत्ल करने के बाद वो आई मेरे पास शेल्टर, और अभी उनके केस चल रहे हैं जिसमें से एक पर तो साबित हो गया कि हाँ वो कातला है, दूसरी हामला भी है और मेरे पास मौजूद है। और दोनों लव मैरिजेस, और दोनों लव मैरिजेस के बाद 8 महीने 6 महीने के अंदर, ये शायद 2-3 महीने के अंदर दोबारा। आलिया बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आलिया आप जरूर देखिएगा कि उन 18-18 साल बच्चियों की, अभी वो जो औरत ने जाके समंदर में कराची में डुबोई थी ना अपनी बच्ची, सब लोगों ने पता है क्या कहा था, हम लोगों ने, औरत के मसाइल बड़े हैं, उसको बड़ा मैरिज का स्ट्रेस होगा जी, देखें बच्ची तो मर गई लेकिन औरत को अब बचा लें। तो अब वो जो शौहर की कातिल है उसको भी बचा लें, वो जो दूसरे शौहर की कातिल और हामला है, वो जो आगे नस्ल देगी खुदा के वास्ते, उसको बचाने का ना आपके पास कोई तरीका है ना मेरे पास। हुजूर अक़दस, क्या यहाँ पे फिर यही सूरत नहीं होनी चाहिए कि मॉरल पुलिस भी डिपार्टमेंट एक बना दे, क्योंकि हम सीख, इनकी तो हमने सुननी कोई नहीं है ना, हमने सुनी है, फिर एक मॉरल डिपार्टमेंट बना दे पुलिस की, मॉरल पुलिसिंग भी हो इस मुल्क के अंदर। मसले का हल नहीं है ये, नहीं है मॉरल पुलिस, मसले का हल नहीं है। मोरालिटी और एथिक्स आपके अंदर से आती है, तरबियत से आती, ना कि बाहर से आप उसको इम्पोज करें किसी के ऊपर मॉरल एथिक्स को। एथिक्स ये आपके अंदर स्प्राउट होती है, ये अंदर से आनी है, अंदर से आती है। रुक जाइए नुशाबा, ये सारी मोरालिटी ना आफ्ताब भाई कह रहे हैं कि अंदर से आनी है। अब मुझे बताइए ये अंदर से कहाँ से आनी है, ये कौन सा खाना है अंदर का जिसका मैं नहीं दरवाज़ा खटखटा पा रहा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बातें करनी पड़ती हैं और शर्म आती है करते हुए। देखिए, वो कहते हैं कि जो गुनाह है ना उसका मज़ा है और चोरी का मज़ा है, जिबिल्लत के अंदर कुछ चीज़ें आप, वो तो अपने हिसाब से सही बात कह रहे हैं। मुझे बार बार ना वो बड़ी बात याद आती है, आप देख लेना किधर हया है किधर मज़ा नहीं है। वो कहते हैं माँ भी बेच देगा, अंग्रेज़ कहता था ये कौम पैसे हवस लालच के पीछे अपनी माँ को बेच देगी। मेरे पास एक ऐसी बच्ची भी है जिसके साथ भाई के ताल्लुकात निकाली थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी, बिल्कुल जी भाई, हमने कितना बुरा भला कहा था, अमेरिका ने कहा था ये, बिल्कुल। और आप अपना मिसाल देख लेना, आपका ऊपर से लेकर सिस्टम में देख लेना, अच्छा वही है जिसको मौका नहीं मिला। मुझे तो खुद पर शक होने लगता है, अच्छा वो है जिसको मौका नहीं मिला, जिसको मौका मिला है चोरी का और उसका मजा लेने का, उसने वो मजा लिया है, चाहे दौलत का लिया है चाहे ताकत का लिया है। और देखिए, रोकना बहादुर नहीं बुज़दिल मुआशरा है। ओ पिस्तौल चलाना बहादुरी नहीं है, पिस्तौल को रोकना बहादुरी है। उस औरत का जिसको पर्दे के अंदर आप पर्दा आपकी मस्जिद और मेंबर में पर्दे के ऊपर आप लेक्चर दे रहे हैं, किधर है वो पर्दे के अंदर की हया? कौन देगा? जो चाची होकर उस बच्चे के साथ उसने मामलात शुरू किए, वो कन्वर्सेशन, वो कम्युनिकेशन, आपका हस्बैंड रेडी चला रहा है। नुशाबा बहुत शुक्रिया। हुजूर अक़दस, आखिरी लम्हात है, मैं आपकी इस पे थोड़ी सी राय चाहूँगा। मुझे 2 जुमले में बताइए कि आखिर ये मोरालिटी अंदर से अगर निकलनी है तो कोई तो जिम्मेदार होगा। सर, दीन की खूबसूरती ये है कि दीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो मोरालिटी है, जो एथिक्स हैं, उनको बाहर से आप इम्पोज करें, लोगों को प्रेशराइज करें। दीन आपको आज़ाद छोड़ के सही देखना चाहता है। किसने छोड़ा इस मुल्क में दीन को आज़ाद? मैं दीन की बात कर रहा हूँ सर। दीन कतन ये नहीं चाहता कि जब एक चीज़ को बांध दिया जाए वो हिल ही नहीं सकती, तो ये उसका कमाल तो नहीं है। एक बंदे की आंखें ही नहीं है और वो कहे जी मैंने ज़िंदगी में नामहरम को नहीं देखा, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आंखें भी हों, नामहरम भी मौजूद हों और घर में घुस के जब गुनाह हो रहा है जी,
और गुनाह भी हो रहा है, मैं इसको इंसेस्ट कहना चाहता हूँ, इंसेस्ट गुनाह हो रहा है, तो इस माशरे में कहीं तो बीज गलत डाल दिया ना। बीज सर यही है, बीज इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ जी, कि तरबियत का फुकदान है घरों में। किसने देनी है सर? वालिदैन ने देनी है। आगे ये वालदा है ना, 35 साल की ये वालदा है ना, इसने तरबियत देनी थी। उन्होंने ही ये बात की है, अपने चक्कर में है। सर हमारे घरों में, मुझे बताइए बिलाल भाई, ऐसा नहीं है ये कजन्स हैं जी बैठे हुए, ऐसा नहीं है? कौन सा घर है जिसमें ये फर्क किया जाता हो कि ये नामहरम है, कजन है, नामहरम है, हाँ। ये हमारी बेटियों के साथ नहीं बैठ सकता, गप्पे नहीं लगा सकता, ये इकट्ठे नहीं खेल सकते, है कोई? कोई नहीं है। जितने नामहरम रिश्ते हैं, ये मॉरल जो है ये डंडे के जोर पे ही नाफिज नहीं, नहीं डंडे के जोर पे नहीं, ये कवानीन घर के अंदर वालिदैन सिखाते हैं। जब वालिदैन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बच्चे खुद ब खुद समझ जाते हैं कि रिश्तों का तकद्दुस खाला के साथ कैसे। हमारे घरों में, मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि खानवादा इस्मत और तहारत वो खानदान है जहाँ कनीज़ें भी रिश्तों से बुलाई जाती हैं। अम्मा, जहाँ पे नौकरानी को बहन कह के बुलाया जाए, जहाँ नौकरानी को माँ कह के बुलाया जाए, सरदार बन जाए, सरदार। वहाँ मुझे बताएं बच्चे तक क्या मैसेज पहुँचता है कि यहाँ पे तो जो नौकरानी मुझे लगता है अब ये आपकी मसाले देनी हम कहीं से बंद कर दें, क्योंकि अब शर्म आती है, क्योंकि मसाले हम ये वाली दे रहे हैं और नजर हमें ये वाला आ रहा है। हुजूर एक एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं, आपका तजर्बा ये बताता है कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीली किए बगैर हम ठीक हो सकते हैं? हम में वो सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो एक इनहतात पजीर मुआशरे में होती हैं। गिरे हुए, जो गिर रहा है मुसलसल वो गिर रहा है, और उसमें वो सारा कुछ होता है। और हम इस वक्त ऐसा मुआशरा है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है, वो यूं उंगली करके दूसरों पे जिम्मेदारियां डाल खुद नहीं ले रहा। थॉमस कार्लाइल ने कहा था कि आप उस पूरी दुनिया का ठेका ना लें, अपने आप को ठीक कर लें, एक बदमाश दुनिया से कम हो जाएगा। इतना तो किया ही जा सकता है जी। खुदा झूठ ही होवे तो चंगा यार, ए गल झूठ ही होवे, क्योंकि असी मन्नी मुन्नी कोई नहीं की, बाद च एवें गिल्ट होएगा कि यार की कहता उन्हें। अदब के साथ का बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल क्योंकि ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आज ना माजरत करना चाहता हूँ। आज हमें बात करनी चाहिए थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की, हमें बात करनी चाहिए थी आज सैयदा की, आज हमें बात करनी चाहिए थी हसन हुसैन की माँ की, आज हमें बात करनी चाहिए थी कि इमाम हसन जो है वो अपने नाना का खुतबा किस तरह आके अपनी माँ के सामने दोबारा रिपीट किया करते थे, किस तरह इमाम अली दरवाजे के पीछे छुपते थे और इमाम छोटे को पता होता था कि पीछे छुपा कोई देख रहा, और वो अपनी माँ को बताते थे कि माँ हमारी बात को सुन रहा है। ये सारी बातें हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इस माशरे का जो जवाल है, खुदा की कसम, वो अब हया के पर्दों से निकल के, अब वो बेहूदगी के पर्दों से निकल के, अब वो हिजाब जो है आपको नॉर्मल होता जब नज़र आ रहा है, तो मुझे अपने आने वाले वक्त से डर लगता है कि हम आने वाली नस्ल के लिए अब क्या छोड़ के जाएंगे।